युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 115। काव्या के लगातार दरवाज़ा बजाने से अंदर कमरे में सो रही मन्नत की आंखें खुल गई और वह इतनी तेज़ी से उठकर बेड पर बैठी उसे लगा युग आ गया, क्योंकि सिर्फ दरवाजे का ही आवाज़ आ रहा था। बाहर से काव्या के चिल्लाने का आवाज़ उसे सुनाई नहीं दे रहा। मन्नत तुरंत अपने मोबाइल में टाइम चेक की तो अब सुबह के 7 बज गए थे और युग का 3 मिस कॉल भी आया था, जो देख मन्नत फटाफट बेड पर से उठी और दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोली तो काव्या को देखी। मन्नत एकदम नींद में से उठी थी, जो देख काव्या पहले उसे गुड मॉर्निंग विश की बदले में मन्नत ने भी उसे गुड मॉर्निंग विश का रिप्लाई दी। काव्या आगे बोली, भाभी भाई का कॉल है, देखो ठीक तरह से सोने भी नहीं देते, उठा दिया ना आपको। अब जाकर मन्नत को समझ में आया कि उसने युग का कॉल नहीं उठाई तो युग ने तुरंत काव्या को कॉल किया, पर मन्नत सच में गहरी नींद में सोई थी। मन्नत काव्या से बोली, काव्या तुम जाओ आराम करो, मैं अपने मोबाइल से उन्हें कॉल करती हूँ। फ़ोन चालू ही था, जिसकी वजह से मन्नत की आवाज़ युग सुन पा रहा था। काव्या ने मोबाइल तुरंत कान पर लगाते हुए बोली, भाई भाभी आपको अभी कॉल करेंगी, तुम पहले अपना मोबाइल उसे दो, युग अपने रुतबा में बोला। युग की इतनी तेज आवाज़ सुबह सुबह सुनकर काव्या अपनी मोबाइल मन्नत के तरफ देते हुए बोली, भाभी आप मेरा मोबाइल लो, पहले भाई से बात करो वरना भाई मुझ पर ही गुस्सा निकालेंगे। काव्या अपना मोबाइल मन्नत के हाथ में देकर तुरंत वहाँ से चली गई। उसके जाते ही मन्नत दरवाज़ा बंद करके मोबाइल अंदर लेकर आई। मन्नत कुछ बोल नहीं रही थी, पर जैसे उसने कान के पास मोबाइल लगाई, युग बोला, अभी सोकर उठ रही हो तुम? मैंने इतना कॉल किया तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मन्नत तो युग से पहले से ही नाराज़ थी, पर वह सुबह सुबह सो के उठी थी। ना वह अपना मूड ख़राब करना चाहती थी और ना ही सामने वाले का, इसलिए शांति आवाज़ में बोली, हाँ मैं सोई थी, मुझे सुनाई नहीं दिया। युग आगे बोला, रात को कॉल क्यों नहीं किया तुमने? अब तो और भी मन्नत को गुस्सा आने लगा। वह गुस्सा तो नहीं करना चाहती थी, पर उसके सवाल से परेशान होते हुए बोली, मुझे तुम्हें कॉल नहीं करना था बस, और जब तक तुम्हें वहाँ रहना है रहो, मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे कॉल से तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। मन्नत यह लाइन थोड़ी गुस्से भरी लहजे में बोली, जो सुन युग बोला, ठीक तो हो ना तुम, कहीं तुम्हारे दिमाग में चोट तो नहीं लगा ना? युग का इस तरह से बात करना मन्नत को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह जो खुद को बहुत कंट्रोल कर रही थी, अब भड़कते हुए बोली, हाँ मेरे दिमाग में चोट लगा है और मेरा दिमाग घुटने में है, मैं पागल हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, तो इस पागल के साथ क्यों रहते हो? दुनिया भर का दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास ही है, तो कोई दिमाग वाली ही देख लेते, मेरे जैसे पागल इंसान के साथ क्यों रहते हो? अब तुम्हें इतनी ही तकलीफ़ है तो? मन्नत ये बोलते वक्त रोने लगी। अब युग को बहुत पछतावा होने लगा और वह तुरंत बीच में बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मन्नत और कहाँ सुनने वाली। धीरे धीरे रोते रोते अब वह ज़ोर से रोने लगी। युग तुरंत माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी सॉरी, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो मजाक में कह दिया। मन्नत क्या हुआ? उसको इस तरह ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुन युग परेशान हो गया और लगातार पूछता रहा कि उसे क्या हुआ, और मन्नत अब ज़्यादा रोने की वजह से ठीक से बोल नहीं पा रही थी। वह अब सिसकियाँ लेने लगी। युग आगे बोला, मन्नत प्लीज़ पहले तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो। जो सुन मन्नत गुस्से में बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करना युग। इतना बोल मन्नत ने कॉल कट कर दी। उसको अचानक से कॉल कट होता देख युग तुरंत वापस कॉल बैक किया और मन्नत ने वापस उसकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, पर युग उसे कॉल करता रहा, यहाँ तक कि मन्नत के भी मोबाइल पर कॉल करते रहा।
मन्नत ने तुरंत अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। मोबाइल स्विच ऑफ होते ही युग अपनी आंखें बंद कर लिया और सोचने लगा, क्योंकि सुबह सुबह मन्नत का मूड नहीं खराब करना चाहिए था। यहाँ तक कि उसने तो आज रुला ही दिया। अब युग को बहुत बुरा फील होने लगा। मन्नत अपना और काव्या का दोनों मोबाइल स्विच ऑफ करके साइड में रख दी और रोने लगी। उसका मन इतना भारी हो गया कि नींद से उठते ही रोना पड़ा। यूं ही धीरे धीरे रोते रोते हुए इतना तेज अब रोने लगी। उसका सांस फूलने लगा। अपनी राइट हैंड से अपने ब्रेस्ट पर रखकर खुद को रोने से रोक रही थी। यूं ही 5 मिनट ऐसे ही रोते रहने के बाद अचानक से मन्नत के गले में अजीब सा होने लगा और वह तुरंत बेड से उठी और सीधे वॉशरूम में गई। वॉशरूम में आते ही उसे उल्टी हो गया और वह अपने हाथ से गले को पकड़कर सिंक में मुंह लटका के 2-3 बार उल्टी की। वह मुंह खोलकर लंबी लंबी सांस लेने लगी और जल्दी से नल चालू करके गुल्ली करने लगी। कहीं 5 मिनट के बाद वह शांत हुई और आईने में खुद को देखने लगी। पहले खुद को शांत की और यूं ही देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, अचानक से मुझे उल्टी कैसे हो गया? कहीं रोने की वजह से तो नहीं? मन्नत 5 मिनट और वॉशरूम में खड़ी रही और उसे महसूस होने लगा कि उसकी तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है, जिसके चलते वो वॉशरूम से बाहर निकली और बेड के पास चल के आई। फिर से बेड पर जाके लेट गई। वह सीधा सोकर सीलिंग को देख रही थी। उसे यही लग रहा था कि युग ने उसे सुबह सुबह रुलाया, हर्ट किया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगा। वहीं दूसरी तरफ युग, अब उसे नींद कहाँ आ सकता था। युग दोनों मोबाइल पर कॉल लगा रहा था, पर मन्नत ने दोनों मोबाइल स्विच ऑफ कर रखी थी। जो देख युग हार मानकर उसने राहुल को कॉल लगाया। राहुल ने जब अपने मोबाइल पर युग का कॉल आते देखा तो वह मोबाइल ले बालकनी में चला गया। कॉल रिसीव करते ही युग बोला, मन्नत मुझसे नाराज है और वह अपना और काव्या दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ कर दी है। रो भी रही थी। क्या तुम जाकर देखोगे? युग का इतना कहना कि राहुल उसे डांट लगाते हुए बोला, तुम्हें आता ही क्या है? रुला दिया ना मेरी बहन को, सब तुम्हारी ही गलती होगा। मेरी कुछ भी गलती नहीं है, तुम्हारी बहन की गलती है। पर जाने दो, अब समझो सब मेरी ही गलती। प्लीज़ उसे जाकर बोलो चुप हो जाए। बात मन्नत की हो तो राहुल ना कैसे कह सकता। वह तुरंत हाँ बोल कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब जाकर युग को कहीं ठीक लगा। वह जानता था कि राहुल मन्नत को अच्छे से समझाएगा, जिससे उसे थोड़ी तसल्ली हो गया और वह बेड पर लेटा, पर उसे नींद नहीं आ रहा था कि उसके कान में रोने की आवाज़ जो गई थी। राहुल मन्नत के रूम के पास आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। अंदर मन्नत को लगा जरूर काव्या अपना मोबाइल लेने आई होगी। उसे उठने का मन तो नहीं कर रहा था, फिर भी बेड से उठी, उसका मोबाइल हाथ में ले दरवाज़ा आकर खोली। जैसे उसने दरवाज़ा खोली कि राहुल को देख सकपका गई। राहुल पहले उसे गुड मॉर्निंग किया और बड़े प्यार से बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राहुल अंदर आने के लिए परमिशन मांग रहा था, जो सुन मन्नत बोली, राहुल भाई इसमें कोई पूछने वाली बात है, आप अंदर आइए। उसका परमिशन पाकर राहुल उसके कमरे में गया और मन्नत अपना चेहरा दूसरी ओर करके देख रही थी। राहुल उससे बोला, मन्नत मेरी तरफ देखो। पर मन्नत उसके तरफ नहीं देख रही थी, क्योंकि वह रोई थी, जिससे उसकी आंखें हल्की सूज गई थी। पर राहुल तुरंत मन्नत के सामने आकर खड़ा हुआ और उसे समझाते हुए बोला, मुझे पता है तुम रोई हो, युग का अभी मुझे कॉल आया था। राहुल का डायरेक्ट ऐसा कहना मन्नत तुरंत नज़र उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। वहीं राहुल आगे बोला,
युग की बातों से तुम रो रही हो ना? युग मेरा भाई है। उसकी बातों को ज़्यादा दिल पर मत लगाना। उसके ऊपर जब भी काम का ज़्यादा प्रेशर लोड आता है ना, तो वह थोड़ा चिड़चिड़ापन करने लगता है। पर तुम तो उससे ज़्यादा समझदार हो। फिर तुम क्यों उसकी बातों को इतना मन को लगा रही हो? राहुल बड़े प्यार से उसे समझा रहा था, जिससे मन्नत की आंखों में फिर से हल्का आंसू आ गया और वह राहुल की तरफ देख बोली, नहीं भाई, आप नहीं जानते हो युग को। वह बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट कर देता है। यह सुन राहुल मुस्कुरा दिया और बोला, युग इस वक्त अकेला है और बहुत दूर है। उसे तुम ज़्यादा परेशान मत करो। तुम तो इस वक्त फैमिली के साथ हो, वह तो वहाँ अकेला ही है ना। और ऊपर से उसे वर्कलोड, अगर वह अकेला वहाँ किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो, और तुम भी उस पर प्रेशर डालोगी तो वह अपना तकलीफ़ किसे बताने जाएगा। राहुल ने 10 मिनट ऐसे ही मन्नत को समझाता रहा और मन्नत भी समझदार बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाती रही। राहुल अपने जेब से मोबाइल लेकर तुरंत युग को कॉल लगाया। युग जैसे उसके कॉल का ही इंतज़ार कर रहा हो और स्पीकर पर कॉल चालू रखा और बोला, हेलो युग, चलो तुम मन्नत को सॉरी बोलो। राहुल की बातें सुन युग मन ही मन कहा, ये राहुल भी ना, पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाएगा। अब क्या उसे सॉरी बोलना ही पड़ेगा। युग मन्नत से माफ़ी मांगते हुए बोला, प्लीज़ 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 मन्नत, सॉरी। मुझे सुबह सुबह तुम्हें रुलाने का इरादा बिल्कुल भी नहीं था। मैं सिर्फ मजाक में बोला था। कॉल स्पीकर पर था। जो देख मन्नत बोली, फिर ऐसा क्यों कहा तुमने कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है? पूरी दुनिया का दिमाग सिर्फ तुम्हारे अंदर ही भरा पड़ा है क्या? युग को भी हंसी आ रहा था। अगर वह जरा भी हंसता तो उसकी तो खैर नहीं। उसकी बातें सुनकर राहुल को भी हंसी आने लगा, पर खुद को बहुत कंट्रोल करके रखा था और थोड़ा सा आग में घी डालते हुए बोला, तुम इस तरह कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी नज़र में सिर्फ तुम ही एक समझदार हो, बाकी को दिमाग नहीं है। युग समझ गया कि राहुल सब्जी में और मसाला डालने का काम कर रहा है। युग आगे बोला, अब मैं सोने जा रहा हूँ, बाय, गुड नाइट। जाओ तुम लोग नाश्ता करो। इतना बोल युग ने कॉल कट कर दिया और ब्लैंकेट मुंह पे ले डालकर सोने लगा। कॉल कट होने के बाद राहुल मन्नत के तरफ देख बोला, जाओ जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाना, बहुत टाइम हो गया। अभी मॉम नाश्ते के लिए सबको बुलाएंगी। राहुल का इतना कहना कि मन्नत सिर हाँ में हिला दी और राहुल उसके कमरे से बाहर निकला। उसके जाते ही मन्नत वॉशरूम में चली गई। आधे घंटे के बाद मन्नत फ्रेश होकर बाहर निकली, तैयार होकर नीचे आई। उसकी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो भी वह नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठी और सभी के साथ नाश्ता करने लगी। नाश्ता करने के बाद जब सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी कि तभी सामने से मोनिका नीचे उतर रही थी और जैसे उसने मन्नत को देखी तो वह वहीं रुक गई। मन्नत ने भी मोनिका को देखी, पर वह साइड से होते हुए जा रही थी, पर मोनिका उसे रोकते हुए बोली, सुनो मन्नत। उसकी आवाज़ सुनकर मन्नत रुक गई, उसकी तरफ देख बोली, हाँ बोलो मोनिका, कुछ कहना है तुम्हें? क्या कुछ काम था? मोनिका एकदम उसके पास आकर अजीब सा मुस्कुराती हुई बोली, मुझे और तुमसे क्या काम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रही थी, तुम्हें नहीं लगता तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें थोड़ा खुद को चेंज करना चाहिए? मेरा मतलब तुम्हारी रहन सहन, आखिर तुम बजाज खानदान की बहुरानी हो, तुम्हें तो बिल्कुल ही बन ठन के शान में रहना चाहिए। मन्नत की पहले ही तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मोनिका का इतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने के बाद वह फीकी स्माइल करते हुए बोली, एक बात कहूँ मोनिका, ये जो इतनी शान शोहरत है ना,
मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी देखी नहीं थी और ना ही कभी सोची थी कि मुझे ये सब देखने को मिलेगा, और अचानक से मेरी ज़िंदगी में ये सब मुझे देखना पड़ा। तुम ये कह सकती हो कि मुझे ये सब मिला, तो मुझे इन सब चीज़ों की अहमियत है। मन्नत का इस तरह से जवाब सुन मोनिका मन में कहने लगी, हाँ, तुम्हें अचानक से जो सब मिल गया है, क्योंकि तुम्हारी तो ज़िंदगी 2 कौड़ी से भी बेहतर थी और अचानक से तुम्हें इतना सब कुछ मिल गया। तुम जैसी लड़कियों को कितना भी चेंज कर लो, पर औकात तो तुम्हारी पहले ही वाली रहेगी जहाँ से तुम आई हो। मोनिका खुद के मन में उसे कोस रही थी। वहीं मन्नत आगे बोली, वैसे भी युग के सिवाय मुझे कौन देखने वाला है, और तो और हर रूप में युग को मैं अच्छी लगती हूँ, तो बस हो गया, और क्या चाहिए। रोज़ उसके लिए इतना मेकअप लगा के क्या फ़ायदा, एक ना एक दिन तो थक जाऊंगी, तो जैसे ही हूँ वैसे ही ठीक हूँ। इतना बोलने के बाद मन्नत रुक गई, वापस जाने लगी। फिर कुछ सोच रुकी मोनिका से बोली, क्या तुम्हें और कुछ कहना है? जो सुन मोनिका ने ना में सिर हिला दी और मन्नत साइड से होते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं मोनिका अपनी तीखी नज़रों से उसे घूर रही थी, मानो उसे कच्चा ही चबा जाएगी। मन्नत के जाते ही मोनिका पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और दांत पीसते हुए गुस्से में खुद से बोली, देखा इस लड़की के कितने तेवर बढ़ गए हैं। सिर्फ और सिर्फ युग की वाइफ होने से ये इतना उड़ रही है, वरना इसकी ये मजाल 2 टक्के की। इसकी औकात मेहता बंगलो। रेहान के ऑफिस जाने के बाद नैना अपने कामों में लग गई थी और अब उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ गया, क्योंकि अब उसे सब कुछ देखना और संभालना था। अब वह इस बंगले की मालकिन बन गई थी और उसे छोटी सी छोटी हो या बड़ी सी बड़ी सभी बातों को ख्याल रखना था। नैना लिविंग एरिया में बैठकर घर के सामान लाने के लिए लिस्ट बना रही थी और उसने एक मेल सर्वेंट को वह लिस्ट देते हुए बोली, यह सब सामान आज लाकर सब शिफ्ट कर देना और आज के आज ही हो जाना चाहिए। जो मेल सर्वेंट था वह लड़का ही था, जिसे देख बहुत ही कम उम्र का दिखाई दे रहा था। जिससे अंदाज़ा लगाया जाए तो उसकी उम्र 21-22 के आसपास होगा और उसको यहाँ काम पर कदम नहीं लाया था। उसे सब लोग छोटू छोटू के नाम से बुलाया करते थे और वह पढ़ा लिखा भी था, जिसकी वजह से वह बाहर के सभी सामान लाया करता था। अब उसे यहाँ काम करते हुए लगभग 1 साल होने को आ गया था। अब वह घर के सभी सामान बाहर से लाया करता था। नैना जैसे बोली, वह लड़का उसके हाथ से सामान लाने का लिस्ट ले लिया और वह जा ही रहा था, वहीं खड़ा था। जो देख नैना उससे पूछी, क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो, गए नहीं अभी तक? नैना का आवाज़ सुनते ही वह लड़का घबरा गया। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे नैना से बात करना हो, पर वह बात करने में झिझक रहा था। उसे घबराहट हो रहा था कि कहीं उसकी नैना मैडम उस पर चिल्लाए ना। बोलने के लिए ट्राई कर रहा था, पर उसे कुछ बोला नहीं जा रहा। सर्वेंट कदम किचन में से बाहर निकलते हुए बाहर आया और छोटू हाथ में लिस्ट लिए बाहर जा रहा था। जो देख सर्वेंट कदम नैना के पास आके बोला, बहू रानी, छोटू ने आपसे कुछ कहा? ये सुन नैना बोली, नहीं, उसने तो मुझे कुछ नहीं कहा। क्या उसे कुछ काम था? कदम बोला, छोटू को अपने गांव जाना है। रात को ही उसकी माँ का कॉल आया था, उसकी छोटी बहन की तबीयत खराब है, उसे छुट्टी चाहिए। वह आपके पास बोलने आया था पर बोल नहीं पाया। ये सुनते ही नैना बोली, फिर उसने मुझे बताया नहीं? वह तो मेरे हाथ से लिस्ट लेकर अभी बाहर गया। जाइए उसे बुलाकर लाइए, सामान तो बाद में आ जाएगा, पहले वह अपने गांव जाए। सर्वेंट कदम को नैना का स्वभाव पता था। बाकी के तो सर्वेंट थोड़ा बोलने में झिझकते थे, पर कदम नैना के स्वभाव बहुत पहले से जान गए थे। वह तुरंत बाहर निकले और छोटू को आवाज़ देते हुए अंदर बुलाया, क्योंकि वह
अभी तक लिस्ट लेकर गया नहीं था। बाहर आकर वह वॉचमैन से बातें करने लगा। सर्वेंट कदम ने छोटू को बुलाकर अंदर लेकर आया। छोटू अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए खड़ा था। नैना उसके पास आकर बोली, मुझे तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें गांव जाना है तो तुम कहते तो मैं तुम्हें जाने देती ना। छोटू अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा, फिर से बोला, मुझे आपसे डर लग रहा था। ये सुनते ही नैना मुस्कुरा दी और बोली, क्यों, तुम्हें मुझसे क्यों डर लग रहा है? मैं तो तुम्हें कभी बात भी नहीं की, फिर भी तुम मुझसे डर रहे हो। नैना का इतना सॉफ्ट बातें सुनकर छोटू को अच्छा लगा। नैना आगे बोली, क्या हुआ है तुम्हारी छोटी बहन को? छोटू बोला, माँ ने बताया कि उसे थोड़े दिन से बुखार था, अब उसे निमोनिया हो गया है, इसलिए जा रहा हूँ। क्योंकि हॉस्पिटल ना गांव से थोड़ा दूर है, इसलिए माँ को आने जाने में थोड़ा दिक्कत होगा। मैं रहूँगा तो उन्हें थोड़ा आराम मिलेगा। उसकी बातें सुन नैना को भी बहुत बुरा लगा। इतनी छोटी सी बच्ची को निमोनिया हो गया है। वह तुरंत पूछी, क्या तुम्हें पैसे की ज़रूरत है? नैना तुरंत पैसे के लिए पूछना छोटू को अच्छा लगा। उसका दिल किया कि वह दे कि पैसे की ज़रूरत है, पर वह संकोच करते हुए कुछ बोल नहीं पाया और सिर्फ ना में सिर हिला दिया। छोटू का इस तरह तुरंत ना में जवाब देना नैना को अपने दिन याद आ गया, जब वह अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर दर दर भटक रही थी और उसे पैसों की ज़रूरत था। छोटू बिना कुछ बोले तुरंत बाहर जाने लगा था कि उसे पैसों की ज़रूरत तो है, पर वह बोल नहीं पा रहा। तभी नैना को याद कि कुछ दिन पहले रेहान उसे पैसे का एक बंडल दिया था, पर नैना ने उसमें से पूरा पैसे खर्च नहीं की। सिर्फ उसने 2-3 हज़ार ही खर्च किए। नैना अपने कमरे में गई और पैसों का बंडल अभी भी ड्रॉअर में था, उसमें से पैसों का बंडल निकाल ली। नारायण जी का कमरा नीचे ही था, जो कि लिविंग एरिया में से थोड़ी सी दूरी पर था, और वह सुबह सुबह नाश्ता करके अपने कमरे में ही गए थे। वह नैना और छोटू की बातें बड़े अच्छे से सुन पा रहे थे, पर वह कुछ सोच कर देखना चाहते थे कि नैना का मन कैसा है। वैसे नैना के पास तो तिजोरी की चाबी थी, वह चाहती तो उसमें से पैसे निकाल कर छोटू को दे देती, पर इतना जल्दी अभी तिजोरी को हाथ नहीं लगाना चाहती थी। उसने जो रेहान ने उसे पैसे दिया था वही पैसे लेकर नीचे आई। उसने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो उसे छोटू दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि वह बाहर होगा। वह तुरंत बाहर गई तो सच में छोटू बाहर ही था। वह गार्डन एरिया में काम कर रहा था। उसके पीछे नारायण जी भी व्हीलचेयर का बटन प्रेस किया और बाहर निकले। नैना गार्डन में गई और छोटू के पास जाकर रुकी। नैना छोटू को देख बोली, छोटू, तुम काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो गांव जाने के लिए तैयारी करना चाहिए। कितने बजे निकलने वाले हो? नैना का जवाब सुनते ही छोटू, जो गार्डन में बैठकर काम कर रहा था, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, मैडम, अभी तो जाने के लिए बस नहीं है, तो दोपहर में बस मिल जाएगा, वहीं बस पकड़ के निकल जाऊंगा। नैना तुरंत पैसे की बंडल छोटू के तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये रख लो, तुम्हारी बहन का इलाज करवा लेना, और जब तक वह ठीक ना हो जाए तब तक आना नहीं। और हाँ, पैसे की ज़रूरत लगे तो फ़ोन कर देना, मैं तुम्हारे सर से कह के भिजवा दूँगी। जो कुछ देर पहले छोटू नैना से बातें करने के लिए डर रहा था, वह उसका यह रूप देख तो उसके हाथ से पैसे लेने के बजाय पहले उसके पैर छूने को झुका, जो देख नैना तुरंत अपने कदम पीछे कर ली और बोली, छोटू, ये क्या कर रहे हो तुम? उठ जाओ। छोटू जैसे उठा तो उसकी आंखों में आंसू था और रुआंसी आवाज़ में बोला, मैडम, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत था, पर मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं मांग नहीं सकता था, क्योंकि मैंने पहले ही साहिब से बहुत बार उधारी पैसे ले
रखे हैं। छोटू के दर्द देख नैना को अपने दर्द का एहसास होने लगा। एक वक्त वह भी इसी जगह पर खड़ी थी, जिससे उसका भी मन भर गया और वह आगे बोली, जाओ जल्दी जाकर तैयार हो जाओ और जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। अब नारायण जी भी आ गए थे और उन दोनों की बातें सुन बोले, नैना बहू सही कह रही हो छोटू, तुझे अब निकलना चाहिए। नारायण जी की आवाज़ सुनते ही नैना तुरंत उनके तरफ देखी। छोटू भी देखा। अब नैना को लगा पापा जी को नहीं बताई, बल्कि नारायण जी को बुरा तो लगा होगा। नैना नारायण जी के पास आकर उन्हें छोटू की तकलीफ के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी कि नारायण जी बोले, नैना बहू तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो कर रही हो बहुत सही कर रही हो। नारायण जी नैना का ही साथ दे रहे थे। उन्हें भी अपनी बहू पर नाज था कि आज जो नैना ने किया बहुत अच्छा काम किया। नारायण जी को बहुत अच्छा लगा कि उनके बेटे रेहान के किस्मत में इतनी अच्छी लड़की मिली। दोपहर का समय। दोपहर में जब छोटू जाने के लिए तैयार हुआ, वह नैना को बाय बोलने के लिए अंदर लिविंग एरिया में आया तो नैना ने उसे एक बड़ा सा प्लास्टिक बैग पैक करके दिए। जो देख छोटू पूछा, मैडम इसमें क्या है? नैना बोली, इसमें कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, अपनी माँ और बहन को दे देना। छोटू नैना के हाथ से वह प्लास्टिक बैग ले लिया और नैना को बाय बोला और नारायण जी के पैर छुए और अपने गांव जाने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ मयंक ऑफिस जाने से पहले वह इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर पहुंचा और उसे दुकान वाले आदमी से बात किया। उस दुकान वाले आदमी ने कहा कि आज वह फिर से 2 दिन का रिकॉर्डिंग उसे देगा, जो सुनकर मयंक को अच्छा लगा। मयंक ने आज कोई जल्दबाजी नहीं किया। उसने कहा कि वह शाम को आते वक्त उससे वह सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ले लेगा और दुकान वाले ने भी हाँ भर दिया। पूरा दिन बीत गया। वक्त कैसे बीता मयंक को पता भी नहीं चला और शाम होते ही उसे फिर से बेचैनी होने लगा कि कब उसे इलेक्ट्रॉनिक वाले दुकान वाले आदमी का कॉल आएगा और वह जल्दी से रिकॉर्ड लेने जाए। शाम हुआ। शाम से रात में ढलने लगा और आज उसे जल्दी ही उस दुकान वाले आदमी का कॉल आ गया। करीब 8:05 पे ही जो देख मयंक खुश हो गया और जैसे कॉल रिसीव किया कि दुकान वाले आदमी ने तुरंत उसे अपनी शॉप पर आने के लिए कहा। आज मयंक भी उसके कॉल का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे उसका कॉल आया वह तुरंत ऑफिस से निकला और उसके दुकान पर जाने के लिए रवाना हो गया। मयंक कार स्पीड में चलाते हुए उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर पहुंच गया। जाते ही उसे पहले नमस्ते किया। दुकान वाले ने भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए बैठने के लिए कहा। पर बात जब पीहू की आए तो मयंक एक पल वेस्ट नहीं होने देगा। वह उसे सॉरी बोलते हुए कहा कि वह कभी और आ जाएगा, पर आज यह रिकॉर्डिंग चेक करना है। मयंक दुकान वाले के हाथ से पेन ड्राइव लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ बजाज मेंशन। सुबह में जो युग और मन्नत की बातें हुआ था, वापस मन्नत ने युग से एक बार भी बात ही नहीं हुई थी और राहुल के समझाने पर वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बात, उसे खुद ही ठीक नहीं लग रहा था। आज भी ज़्यादा देर तक वह अपने कमरे में सोई ही रही। युग ने टाइम से पहले ही मन्नत को कॉल किया और ज़्यादा देर उन लोग बातें नहीं किए, पर थोड़ी बहुत बातें हो गई। बातें थोड़ी हो या ज़्यादा हो, पर युग को अच्छा लगा कि बातें हो गया। युग बहुत ही प्यार से बातें किया। वह नहीं चाहता था कि मन्नत को और ज़्यादा हर्ट या रुलाए, इसीलिए युग बहुत ही शांत से और प्यार से बातें किया। दूसरी तरफ मयंक का घर। देर रात मयंक अपना लैपटॉप लेकर बैठा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तीसरे दिन का रिकॉर्डिंग पूरा चेक कर लिया, पर उसे अग्रवाल फैमिली जाती हुई दिखाई नहीं दी। जब वह पीहू के घर जाके तमाशा किया था, उसके सेकेंड डे मन्नत उससे बात करने उसके ऑफिस आई थी। यह सब सोचते हुए मयंक
उसके बाद का रिकॉर्डिंग चेक करना शुरू किया ताकि उसका टाइम बच जाए। 2 दिन का रिकॉर्डिंग चेक करना मतलब उसे 2 दिन और वेस्ट हो जाएगा और वह अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने दूसरे दिन शाम से रिकॉर्डिंग देखना चालू कर दिया। मयंक लैपटॉप के सामने आंखें गड़ाए हुए बैठा था कि तभी उसे कॉलोनी के अंदर मन्नत जाती हुई दिखी और जैसे उसने मन्नत को देखा कि उसकी आंखों में चमक आ गया। इसका मतलब पीहू की फैमिली उस वक्त घर में ही थी। उसका दिल अब धक धक करने लगा कि उसे अब पीहू को देखने को मिल जाएगा। मयंक लगातार उसके बाद का रिकॉर्डिंग देखते रहा। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, पर अग्रवाल फैमिली दिखाई नहीं दे रही, जिससे वह मायूस होने लगा। वह कंटिन्यू आगे का रिकॉर्डिंग देख ही रहा था और अब वह 12 बजे का रिकॉर्डिंग देखने लगा। मयंक अभी तक खाना नहीं खाया था। उतने में 12 बजने वाली रिकॉर्डिंग पर उसने वीडियो पॉज किया और उठा, अपने लिए खाना कमरे में लेकर गया और सामने टेबल पर खाना रख वापस रिकॉर्डिंग वीडियो प्ले किया और खाने के साथ साथ वीडियो देख रहा था। 12 के बाद एक 4 व्हीलर कॉलोनी के पास आई और बड़ी मुश्किल से उसके कॉलोनी के थोड़ा सा अंदर गई। जैसे ही मयंक उस 4 व्हीलर को देखा कि वह खाना साइड में कर दिया और बड़े ध्यान से देखने लगा। लगभग आधे घंटे के बाद अग्रवाल फैमिली दिखाई दी। मयंक बहुत ही गौर से देख रहा था, यहाँ तक कि वह अपनी पलकें भी नहीं झपका रहा, पर कोई ठीक से दिखाई नहीं दिया। सिर्फ केशव जी ही वीडियो में दिखाई दिए, जो कि कार के पीछे का डिग्गी खोलकर वह सामान रख रहे थे कि तभी एक आदमी फ़ोन पर बातें करते थोड़ा आगे आया, जिसे देख मयंक दंग हो गया। यह कोई और नहीं बल्कि युग बजाज के घर का गार्ड था। जब भी मयंक उसके घर जाकर मन्नत से बातें करने के लिए रुकता था तो इस गार्ड को उसने कई दफ़ा देखा था। उस गार्ड को देख वह समझ गया कि उस रात युग का गार्ड अग्रवाल फैमिली को लेकर गया। इसका मतलब ये सब बात युग को पता है, पर उसे वक्त युग को इंडिया में नहीं था और यह गार्ड तो युग के कहने पर ही आया होगा। मयंक अपने दिमाग पर जोर देते हुए खुद से कहा, अगर युग का गार्ड है तो युग को तो ये सब कुछ पहले से ही पता होगा। मयंक को अब बिल्कुल भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह अपने दोनों हाथों से अपने माथे को पकड़ कुर्सी पर बैठा था और वह खुद से कहा, मैं पूरी दुनिया में पीहू को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मुझे एक बार युग का पैर पकड़ के उससे मदद मांगना चाहिए था। अब तक तो पीहू मुझे मिल भी गई होती, पर क्या युग मुझे पीहू से मिलवाएगा? अगर उसे मिलवाना होता तो कब का मुझे मिलवा देता। मन्नत तो भी मुझसे नहीं मिलना चाहती। वे दोनों जरूर मुझे पीहू का एड्रेस नहीं बताएंगे, पर मुझे हार नहीं मानना चाहिए। मुझे अब युग से ही बात करना होगा। अब मेरी मदद युग ही कर सकता है। मयंक अब डिसाइड कर लिया कि वह युग से बात करके रहेगा। अब वह युग से ही मदद मांगेगा और युग जरूर उसकी मदद करेगा ही करेगा। यही उम्मीद अब मयंक को फिर से अंदर से उम्मीद जगाने लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिस अनामिका की स्टोरी का लिंक पोस्ट किया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर सुनिए।